हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? तो कैसी चल रही है आपकी ग्रेड 12 एग्जाम्स की प्रिपरेशन? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और आप लोग बहुत दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और इनविक्टा के साथ बने रहिए, ठीक है? टुडे वी आर हेयर टू स्टडी द सेकेंड चैप्टर ऑफ ग्रेड 12 केमिस्ट्री, विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। अरे ऐसे कैसे नहीं होंगे? सबसे आसान न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। एक बार कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद 101% आप बस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहिए और न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग, शुरू करते हैं आज की कहानी को इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है ये। और बच्चों के लिए पता नहीं क्यों फोबिया होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें समझ नहीं आती सर। सबसे आसान चैप्टर बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे उतना अच्छे से ये चैप्टर तुम्हें समझ आने वाला है। जिस तरह सॉल्यूशन में आपने बहुत अच्छे से समझा, उसी तरह आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को आप पढ़ेंगे बेटा दो पोर्शन के अंदर। हम दो पार्ट में इसको बाइफरकेट कर रहे हैं पूरे चैप्टर को। पहला पार्ट जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और दूसरा पार्ट जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, जिसमें दोनों ही पार्ट हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन और यू कैन से द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। जो भी केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो, उससे क्या इलेक्ट्रिक करंट, क्या ईएमएफ जनरेट हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उन एनर्जीज को, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी रिएक्शन से, क्या आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप उसको एक इलेक्ट्रिक सेल की तरह काम में ले सकते हैं? राइट। एंड आई होप जब मैं नाम यहां पे इलेक्ट्रिक सेल का ले रहा हूं तो आप सबको यह बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है अ डिवाइस विच कैन गिव यू द ईएमएफ, which can give you the external energy in form of electric energy। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला पोर्शन आप पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द लेक्चर वाज सॉल्यूशन। जो इस सीरीज का हमारा पहला चैप्टर था वो था सॉल्यूशन। और आज दूसरे चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। देखिए, डेनियल सेल क्या है। मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। कंसिडर करें कि आपके पास इस तरह के दो बीकर हैं। ठीक। पहले बीकर में आपने एक सॉल्यूशन फिल किया जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस मीडियम में, और दूसरे में आपने क्या फिल किया, कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस मीडियम में। ठीक है। दोनों बीकर में आपके पास सॉल्यूशन रखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का। ठीक है। आप क्या करते हैं कि जिंक सल्फेट के अंदर एक मेटल इलेक्ट्रोड हम डाल देते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड। दिस इज प्योर जिंक मेटल इलेक्ट्रोड। और कॉपर सल्फेट के अंदर हम डाल देते हैं प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड। और इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। तो अगर कोई भी करंट यहां पे पास होगा तो गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन। और आप सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर जब कभी भी डिफ्लेक्शन देता है, इट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। ठीक है बेटा। तो सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को एक इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर, जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है बेटा।
अब देखिए होता क्या है कि आपके पास ये एक डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन है, ठीक। आप इस डेनियल सेल को कैसे समझ सकते हैं? आपको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इस डेनियल सेल को आप इमेजिनरी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, राइट। इमेजिनरी, फिजिकली डिवाइड मत करना। फिजिकली डिवाइड अगर कर दोगे तो सेल काम ही नहीं करेगा। क्या करना है हमें कि इमेजिनरी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इमेजिनरी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो हम इसे एनोड कहेंगे। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है हमारा, लेफ्ट कंपार्टमेंट इज योर एनोड और राइट कंपार्टमेंट इज योर कैथोड। राइट कंपार्टमेंट क्या है बेटा? मेरा कैथोड है, ठीक है। देखो भाई, पेपर आ रहे हैं, 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, तो जितना शिद्दत के साथ पढ़ाई करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी जगह आपका सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, ठीक है बेटा। तो पढ़ाई को बिल्कुल भी मजाक में ना लेते हुए 101% कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक। आपके पास दो कंपार्टमेंट बने हैं, एक एनोड कंपार्टमेंट बना है और एक कैथोड कंपार्टमेंट बना है। हम कहते हैं कि एट एनोड देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग। एनोड पे एक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? कि जो जिंक मेटल था सॉलिड स्टेट में, जिंक सॉलिड, इट इज अंडरगोइंग इन ऑक्सीडेशन टू गिव यू zinc plus 2 ions in aqueous medium with the removal of 2 electrons। जब आप जिंक मेटल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड की, एनोडिक कंपार्टमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, तो एनोडिक कंपार्टमेंट में आपके पास जो जिंक सॉलिड था, जो मेटल इलेक्ट्रोड था, वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है टू गिव यू जिंक आयंस विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये दो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां से फ्लो करते हुए, गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करते हुए कहां पर जा रहे हैं? सीधा कॉपर के पास। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के कॉपर इलेक्ट्रोड के पास गए। इसका मतलब कैथोड पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। तो लिखते हैं कि एट कैथोड व्हाट इज द रिएक्शन? कि कॉपर 2 प्लस एक्वस मीडियम में जो आपके आयंस थे वो कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो गए बाय गेनिंग 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक की तरफ से निकल कर आ रहे थे ना, जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से निकल कर आ रहे थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड पर गए। जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड पर गए, उन्होंने नीचे इस सॉल्यूशन से कॉपर 2 प्लस आयन को पकड़ा और उसको रिड्यूस कर दिया। जब रिड्यूस कर दिया तो क्या बना? कॉपर सॉलिड बना। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान से सुनो दोबारा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है। जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है। बच्चा लोग, मरते दम तक एक बात याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या? पेपर में कुछ भी हो जाए, इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। कौन सी बात है? कि एनोड माने ऑक्सीडेशन। एनोड का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड का मतलब क्या है बच्चा लोग? रिडक्शन। कैथोड का मतलब क्या है? रिडक्शन। कैथोड माने रिडक्शन 101%। कैथोड पे सिर्फ क्या होगा? रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इतनी बात समझ आती है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसी लगन के साथ पढ़ते रहें तो 100% केमिस्ट्री के एग्जाम में टॉप करके आएंगे। देखिए सर, जिंक सॉलिड आपने लिया था, आप ऑक्सीडाइज करा रहे थे उसको जिंक 2 प्लस आयन में, जो कि एक्वस मीडियम में चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। एक मिनट जरा वापस स्लाइड पे जाते हैं। चार्जेस हमने यहां पर लिखना है अभी। अच्छा, जिंक अगर ऑक्सीडाइज होगा, जिंक 2 प्लस आयन नीचे जाएंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इधर कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनोड है वो हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और जो कैथोड है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। कैसा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं रिएक्शंस पर। कि जिंक सॉलिड
ऑक्सीडाइज हो रहा था जिंक 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा था। कॉपर 2+ जो कि एक्वस मीडियम में था वो रिड्यूस हुआ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और उसने कॉपर सॉलिड को फॉर्म किया। ये आपने एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को लिख दिया। जब आप ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, आपको याद है क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, पढ़ा था कि नहीं बोलो? पढ़ा था ना? वो जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर था उसमें आपको रिडॉक्स की बैलेंसिंग सिखाई गई थी। सिखाई थी नहीं सिखाई थी बोलो? बिल्कुल सिखाई थी। और जिनको नहीं सिखाई थी वो सुन लो ध्यान से कि जब आप रिडॉक्स की बैलेंसिंग करते हैं, जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग में ये बात ध्यान रखेंगे हाफ रिएक्शन मेथड में कि दोनों इक्वेशंस को आप एज इट इज एक साथ लिखेंगे और ऐड करते टाइम दोनों इक्वेशंस को, कौन कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे उस टाइम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिएक्शंस में बराबर होने चाहिए। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना एक रिलेटिव फिनोमेना है। कभी भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग नहीं पढ़ते। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खाली ऑक्सीडेशन हुआ होगा और कभी इसका रिवर्स भी पॉसिबल नहीं है कि खाली रिडक्शन हुआ होगा। जरूरी नहीं है। ऑक्सीडेशन अगर हुआ है तो रिडक्शन जरूर दूसरी स्पीशीज का हो रहा होगा, और अगर रिडक्शन हुआ है कहीं पर तो 101% ऑक्सीडेशन भी किसी दूसरी स्पीशीज का हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इट्स अ रिलेटिव फिनोमेना, दोनों साथ में होंगे, अकेला नहीं होता कोई भी। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होते, अकेले बस तुम लोगों को जो पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें देने हैं 12th के एग्जाम। तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए अब आपस में कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद ऐड किया दोनों इक्वेशंस को, तो जिंक सॉलिड ऐड हुआ कॉपर 2+ एक्वस के साथ, और इधर ऐड हुआ जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है सर, आपकी एक ये ओवरऑल रिएक्शन बनी। ये कैसी रिएक्शन बनी बेटा? ओवरऑल रिएक्शन बनी। तो डेनियल सेल की अगर आपसे कोई ओवरऑल रिएक्शन पूछे तो ये है आपके सामने कि जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो जिंक 2+ देगा, और कॉपर अगर रिड्यूस हो जाए तो कॉपर सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पर ये मेरी एक ओवरऑल इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, अब जब आप डेनियल सेल की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर एक टर्म निकल के आती है जिसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां से आपकी कहानी न्यूमेरिकल्स की बेटा शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब समझो जरा ध्यान से। जब एक इलेक्ट्रोड पर कोई भी फिनोमिना, लेट अस से कि ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ, चले समझने के लिए एक काम करते हैं, वापस से अपने डेनियल सेल पे जाते हैं। ये रहा डेनियल सेल हमारा, और डेनियल सेल में देखते हैं कि लेफ्ट साइड हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट है और राइट साइड हमारे पास कैथोडिक कंपार्टमेंट है। आपको पता था कि जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो नीचे जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो गया था? नेगेटिवली चार्ज। ऐसे सॉल्यूशंस जिनसे करंट फ्लो करता हो या चार्ज फ्लो करता हो, उन सॉल्यूशंस को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं बेटा? उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप मुझे बताइए, whenever there is an opposite charge set up in a system, तो जब कभी भी अपोजिट चार्ज आपके सेटअप हुए हैं सिस्टम के अंदर, उस टाइम पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर दोनों के बीच, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच। दैट स्टैंडर्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रोड डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप
उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म देते हैं। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखिए ध्यान रखिएगा ये बात, कहीं पर अगर नॉट लग जाए, नॉट, इस नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड माने एट स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मोलारिटी इज सपोज टू बी 1, प्रेशर को 1 atm रख दिया। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन सेटअप कर रहे हो उस टाइम पर ई नॉट आप लिखते हैं, ई नॉट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, और अगर आपको खाली किसी और स्टेट पे लिखना हो तो आप सिर्फ ई लिखकर भी छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास तो दो इलेक्ट्रोड थे, कौन कौन से, नाम बताओ। पहला था एनोड और दूसरा था कैथोड। तो सीधी बात है, एक बार आएगा पोटेंशियल ऑफ एनोड और एक बार आएगा पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एक बार आएगा पोटेंशियल ऑफ एनोड और एक बार आएगा पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, कैथोड, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड भी है, लेट्स से मैं उसको ई ऑफ एनोड कह रहा हूं। अच्छा एक काम करते हैं, चलो इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड, ऐसे मान लें, बिल्कुल ठीक है। तो कैथोड से जब एनोड की वैल्यू को आप माइनस करते हैं तो एक टर्म निकल के आती है जिसे आप ई नॉट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप पहुंच गए हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ, जब आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द ई नॉट सेल ऑफ द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, कैथोड का पोटेंशियल आपको गिवन होगा, एनोड का पोटेंशियल आपको गिवन होगा, और आपको बस पहचानना है कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। और कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, अभी तो बताया था, बोलो कैसे पहचानोगे कि कैथोड माने क्या, रिडक्शन, कैथोड माने रिडक्शन और एनोड माने ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है, एनोड माने ऑक्सीडेशन। भाई जो रिडक्शन में होगा वो हमारा कैथोड होगा और जो ऑक्सीडेशन में होगा वो हमारा एनोड होगा। बिल्कुल क्लियर है इतनी बात, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो कैथोड एनोड हमें पता लग गए, तो ई नॉट सेल हम इजीली निकाल सकते हैं। अब क्योंकि आपको हम वन शॉट पढ़ा रहे हैं तो एक बात तो समझनी चाहिए, क्या, कि सर क्या पॉसिबल है ई नॉट सेल हमारा जीरो आ जाए। ई नॉट सेल अगर जीरो आ जाए, और क्या पॉसिबल है, और दिमाग में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, और पॉजिटिव आ जाए तो क्या करेंगे। ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए बेटा, अगर जीरो आ जाए, ई नॉट सेल अगर आपका जीरो हो जाए, सेल विल नॉट वर्क, सेल विल नॉट वर्क, वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई नेट पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हो रहा। सेल विल नॉट वर्क, कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, और नेगेटिव आ जाए वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ई नॉट सेल का रिलेशन आता है डेल्टा जी के साथ, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। वो रिलेशन मैं यहां साथ के साथ लिख देता हूं, कहते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। घबराना नहीं है बिल्कुल भी टर्म्स को देखकर, बिल्कुल नहीं घबराना। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि मैं साथ हूं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड in a balanced equation, in a balanced equation, balanced equation। ठीक है, जैसे डेनियल सेल की कहानी थी, तो बताओ एन क्या था, जल्दी से बताओ। डेनियल सेल की कहानी थी तो एन क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, कितने इलेक्ट्रॉन से था, 2 इलेक्ट्रॉन से था कि नहीं था। अरे 2 और 2 4 नहीं कर देना बेटा, क्यों नहीं करने, क्योंकि 2 से ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन जाहिर सी बात है 2 से हो रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह बाकी रिएक्शंस आएंगी उसके लिए भी हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n क्या है हमारे लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन।
ये माइनस साइन है यहाँ पर, हाँ। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। कितने समझदार बच्चे हैं, देखो एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। 96500 कूलाम। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। और ई नॉट सेल आप कैसे निकालोगे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके। चलो, इसका मतलब आपके पास डेल्टा जी नॉट आ जाना चाहिए निकल के, बिल्कुल आ जाना चाहिए। सुनिए सर, अगर डेल्टा जी नॉट आपका नेगेटिव आ जाए तो आप कहते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर आपका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ जाए तो आप कहते हैं कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अच्छा मुझे बताओ, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं? पढ़े हो ना तुम लोग 11th क्लास में, थर्मोडायनामिक्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जल्दी से बताओ। देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो खुद हो सकती हैं, यानी कि उनको कराने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वाटरफॉल आप सबने देखा होगा, झरने का ऊपर से नीचे गिरना इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। लेकिन क्या तुम उसी झरने के पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट यूजिंग पंप और मोटर? नहीं पहुंचा सकते। दैट मीन्स दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो अपने आप हो जाएं, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो नहीं हो सकते। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया हमारे सेल में, कैसे निकाला हमने? इक्वेशन हमारे पास थी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वाली इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास थी, हमने निकाला अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए निकल के तो सेल काम करेगा? नहीं काम करेगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव कब आ रहा होगा? अरे भैया, ई नॉट सेल यहां पहले ऑलरेडी माइनस है इक्वेशन के अंदर, अगर ये भी तुमने नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो डेल्टा जी कैसा बनेगा भाई? पॉजिटिव बनेगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव बनेगा तो इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मेरी बात समझ आती है यहां तक? कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो डेल ई नॉट सेल हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हो गया तो हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वही जैसे झरने के पानी को नीचे से ऊपर आप लेके जाएं, वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। इसका मतलब यह है कि आपके पास ई नॉट सेल की सिर्फ एक ही वैरायटी है। क्या वैरायटी है? कि पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं आ रहा अगर पॉजिटिव तो आपने गलती की है इलेक्ट्रोड को पहचानने में। भाई देखिए सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ई नॉट तुम्हारा पॉजिटिव नहीं आ रहा, सपोज करो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या कल तुमने गलती करी ना? तुमने गलती करी तभी तो नेगेटिव आया। तुम अगर इलेक्ट्रोड को चेंज कर दो, एनोड को कैथोड बना दो और कैथोड को एनोड बना दो, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमेशा ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए। और मेरे दोस्त, अगर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोड को पहचानने में गलती की है आपने। कैथोड को एनोड मान लिया और एनोड को कैथोड मान लिया। ठीक है, तो तुरंत ही आप अपने इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर देंगे। चलिए सर, आगे की तरफ चलते हैं। एक आईयूपीएसी सेल रिप्रेजेंटेशन करके टॉपिक है। अब मैं, आप कहोगे कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा और कहेगा इसकी सेल रिएक्शन लिखकर दिखाओ जरा, 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन में। या फिर उल्टा, सेल रिएक्शन दे दी और पूछा कि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखकर दिखाओ जरा, तो क्या करोगे? तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना हमारे पास, फालतू में 1 या 2 नंबर का सवाल क्यों छोड़ें। चलिए सर, आपने इक्वेशन पढ़ी थी, डेनियल सेल की हम बात कर रहे हैं, कि जिंक सॉलिड जो है वो कॉपर 2+ के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन करके जिंक 2+ बना रहा था एक्वस मीडियम, और साथ में कॉपर जो है रिड्यूस हो रहा था, यानी कि कॉपर सॉलिड बन रहा था। बात आई समझ में? कॉपर सॉलिड बनना था, Cu इन सॉलिड स्टेट।
इसी रिएक्शन को आप समझें कि जिंक इज अंडर गोइंग इन ऑक्सीडेशन। जिंक किस में जा रहा है मेरे भाई? ऑक्सीडेशन में जा रहा है। कॉपर किस में जा रहा है? रिडक्शन में जा रहा है। कॉपर किस में जा रहा है? रिडक्शन में जा रहा है। बल्कि मैं पता है तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगा। क्या सजेस्ट करूंगा? कि जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानो ना, ये आपके लिए बहुत आसान है, तो आप लिखो कि ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन है और 2 इलेक्ट्रॉन से ही रिडक्शन है। बिल्कुल करेक्ट। आप सुनो ध्यान से, आपको मैं एक चीज सिखाता हूं। अगर कहीं पर ऐसे आपको 2 वर्टिकल लाइन मिले, इन वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या मतलब होता है? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है सर। और सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है फेज चेंज। क्या मतलब होता है? फेज चेंज। ठीक है सर। अब सुनिए, आईयूपीएसी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? आईयूपीएसी सेल रिप्रेजेंटेशन कहता है कि एक सॉल्ट ब्रिज बनाओ बीच में सबसे पहले, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दो चीजें लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड आप हमेशा एनोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनोड लिखते हैं। और राइट हैंड साइड आप हमेशा कैथोड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कैथोड लिखेंगे। और मैंने एक बात समझाई थी ना अभी। क्या समझाई थी? कि मरते दम तक याद रखेंगे, एनोड माने ऑक्सीडेशन और कैथोड माने रिडक्शन। आई बात समझ या नहीं आई? बोलो जल्दी बोलो। आई समझ में कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमारी इक्वेशन थी कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस विल गिव यू जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन के लिए सॉल्ट ब्रिज बनाया सबसे पहले। सॉल्ट ब्रिज बनाया, डबल वर्टिकल लाइन। एनोड कौन पहचानो? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। जिंक कैसे चेंज हो रहा है? जिंक चेंज हो रहा है जिंक सॉलिड से कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 प्लस इन एक्वस मीडियम। बोलो सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? बोलो। चलिए नाउ, डबल वर्टिकल लाइन हमारे क्या रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। और राइट साइड में क्या हो रहा है? कॉपर 2 प्लस एक्वस मीडियम से इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। चेंज देखो ना रिएक्शन से। जिंक किस में चेंज हो रहा था? जिंक 2 प्लस में। आप देखो ऊपर रिएक्शन में, सॉलिड स्टेट से कहां जा रहा है? जिंक 2 प्लस में। और कॉपर कहां जा रहा है निकल के? सॉलिड स्टेट में। तो आपने यही तो लिखा। सिंगल वर्टिकल लाइन क्या डिनोट करती है? फेज चेंज। जिंक सॉलिड का फेज चेंज हुआ जिंक 2 प्लस आयन में, और कॉपर 2 प्लस कहां रिड्यूस हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। बीच में कौन है? डबल वर्टिकल लाइन, यानी कि सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट साइड क्या लिखा हमने? एनोड लिखा। राइट साइड हमने क्या लिखा? कैथोड लिखा। तो दोस्त ये बन गया आईयूपीएसी सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। तो रिएक्शन लिखी थी ऊपर, और रिएक्शन से हम क्या लेकर आए? हम लेकर आए सेल रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है। और यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं। जब आप रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं, तो पॉसिबल है ना कि वापस रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन भी तो लिखी जा सकती है। तो वो कैसे लिखेंगे? आप देखो, भूल जाओ कि ऊपर ये इक्वेशन लिखी हुई है। भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि इक्वेशन लिखी है। हम खुद इक्वेशन लिखकर देखेंगे। डबल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट साइड क्या है? एनोड है। तो एक काम करो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें? जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम में विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आपने लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR। इसी तरह RHR रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी तो लिख सकते हो भाई। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या लिखोगे? कि कॉपर 2 प्लस एक्वस मीडियम में जो था वो रिड्यूस हुआ बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए। हुए कि नहीं हुए? बोलो।
जल्दी बताओ, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे भाई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में लिखे हुए हैं तो कैंसिल होते हैं। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे कि जिंक इन सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर 2 प्लस aqueous medium will give you zinc 2 plus in aqueous medium plus copper solid। अब देखो बच्चा लोग, इस इक्वेशन को देखो और जो ऊपर इक्वेशन लिखी है टॉप पर वो देखो, क्या दोनों एक जैसी हैं? आराम से देखो, है कि नहीं है? दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं। अब दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं तो हमारा मकसद सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ कि हमने इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन से हम रिप्रेजेंटेशन लेकर आए और फिर रिप्रेजेंटेशन से वापस इक्वेशन बना दी। तो सीबीएसई आपसे इन दोनों में खेल सकता है। क्या खेल सकता है? या तो तुमसे कहे, क्या कहे कि सेल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, रिएक्शन लिखकर दिखा दो, या तुमसे कहे कि सेल रिएक्शन दे रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन लिखकर दिखा दो। तुम दोनों लिखकर दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं थोड़ा और आगे चैप्टर में। देखो भाई, एक भाई साहब थे, नर्स्ट भाई साहब, है ना? सुनिए ना इक्वेशन, देखो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। नर्स्ट इक्वेशन ये नहीं पढ़ी तो ये तुम्हें नष्ट कर देगी। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है सर? नर्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, नर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेशन अगर आप बात करें, एनसीईआरटी में गिवन है, अगर आप डेरिवेशन की बात करें तो डिराइव करना कभी नहीं पूछा बोर्ड ने। बोर्ड कहता है मैं डिराइव करा के तुमसे क्या करूंगा, वो तो तुम रट कर आए होगे तो भी कर दोगे। मैं एक काम करता हूं, उसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता हूं, और न्यूमेरिकल पूछ के अब अप्लाई करके दिखाओ नर्स्ट इक्वेशन को। तो आधे लोग गायब हो जाते हैं, कहता है हमें नहीं होता भाई। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी हमने सीखा ही नहीं कि नर्स्ट इक्वेशन को सिंपलीफाई वे में कैसे पढ़ते हैं। आज मैं बता रहा हूं। देखो, आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, मतलब कोई भी सेल रिएक्शन हो, आप नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन में क्या? कॉन्सेंट्रेशन बेटा, concentration of the species which is undergoing in oxidation and concentration of the species which is undergoing in reduction। तो log oxidation upon reduction लिखा जाता है। तो E cell बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये बना हमारा नस्ट इक्वेशन। अब सुनिए ध्यान से, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना पढ़ते हैं भाई? 298। अरे जिसको नहीं आता वो ऐसे समझो, 273 केल्विन जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और भाई तुम जब 25 बात कर रहे हो तो ऐड 25 तो बनेगा 298 केल्विन की, नहीं बनेगा बोलो? तो 25 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ? 298 केल्विन। तो जब 298 केल्विन की बात हो ना, जब 298 केल्विन की बात हो उस टाइम पर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। ये टर्म फिक्स है 2.303 कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी तुमने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कर दिया ना फिक्स 25, फैराडे कांस्टेंट कांस्टेंट है अपना 96500 कूलम। जब इतनी सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो अब एक काम करो, इन सारी वैल्यूज को पहले से सॉल्व करके रख लो ना। तो बनेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ concentration of the oxidized species upon concentration of the reduced species। ठीक है, इतनी बात समझ आती है? यस और नो? तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की कहानी हमेशा चलती रहेगी लॉग के साथ, और 0.0591 अपॉन एन। अरे भाई
2.303 RT बाय F को सॉल्व करके 0.059 आता है। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, हाँ, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस तुमने फिक्स किया है ना, तो जब टेम्परेचर फिक्स है, आर फिक्स है, 2.303 फिक्स है, फैराडे कांस्टेंट फिक्स है, इतनी सारी फिक्स वैल्यूज लेकर बैठे हो तो पहले सॉल्व कर दो ना, आसान बनाओ। क्यों एग्जाम में हर स्टेप पे सॉल्व करना है? नहीं करना ना हर स्टेप पे सॉल्व, आसान बनाओ। आसान बनाओ कैसे कि 0.0591 अपॉन एन, बस बात खत्म। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम केसी के साथ भी रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं वो देखिए। कहते हैं ई सेल, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्यूबीएम, इक्यूबीएम माने इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चा? ई सेल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एट इक्विलिब्रियम विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कि ई सेल जीरो होता है कि ई नॉट सेल जीरो होता है? ई सेल जीरो होता है भाई, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो अगर ई सेल जीरो हो गया तो नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे कि जीरो बराबर, क्योंकि ई सेल लिख रहे थे ना कि ई सेल बराबर इतना, तो अब लिखेंगे कि जीरो बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन को आप केसी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉग केसी बना, बना कि नहीं बना? अब अगर बन गया लॉग केसी तो एक काम करो ना, होशियारी दिखाओ, इतना पार्ट माइनस में लिखा हुआ है उधर ले जाओ इक्वल टू के, क्या बनेगा कि 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी जो है वो किसके बराबर है? ई नॉट सेल के बराबर है। अब एक और होशियारी दिखाओ, तुम्हें तो लॉग केसी पूछा है, तो लॉग केसी बराबर ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 0.0591। भाई ये एन उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू डिवाइड में चली गई, तो लॉग के सी बराबर कितना बना? ई नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 0.0591। आई बात समझ? कोई डाउट तो नहीं है? एक डाउट है, मेरे को तो है, तुम मत पूछो, मैं जरूर पूछूंगा। क्या डाउट है? कि सर हमें क्या लॉग केसी सॉल्व करके आना पड़ेगा पूरा? तो बेटा सीबीएसई की पेपर चेकिंग पे तो मैं भी गया हूं, और सीबीएसई की पेपर चेकिंग में होता क्या है, आप लॉग केसी लिखकर छोड़ दें कि इतनी वैल्यू आई तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, या आप केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू ऐसे लिखकर छोड़ दें तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। और आप ज्यादा होशियार हैं तो भैया एंटी लॉग लेकर सॉल्व कर दीजिए, आपको तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि केसी बराबर एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ये जो सेकंड पार्ट मैंने लिखा आप इतने पार्ट पर छोड़ दो, मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने लॉग केसी बराबर निकाल के छोड़ा हुआ है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे आपके, क्योंकि आपको एंटी लॉग सॉल्व करना नहीं सिखाया जाता। ठीक है कि नहीं है? बोलो, आई बात समझ? इसका मतलब हम अपनी इक्वेशन को केसी बराबर एंटी लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी वहां पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास आपका डेल्टा जी के साथ रिलेशन आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन आ गया, और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी हमने देख ली। अब बेटा इतना पोर्शन पढ़ने के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। अच्छा एक बात बताइए, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस आपने पढ़ा है ना, अगर आपके पास फिजिक्स में पढ़ते हो यार तुम लोग, क्या पढ़ते हो फिजिक्स में? ऐसे पढ़ते हो ना, एक कंडक्टर है, एक जमाना था जब कंडक्टर हुआ करता था, और उस कंडक्टर की लेंथ कितनी होती थी? एल होती थी,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता था, ए होता था। तो हम कहते थे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। है ना, देखो कितनी आसान बात है। कहोगे फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि केमिस्ट्री, अरे भाई फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री, रेसिस्टेंस तो वही रहेगा। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वैसे ज्यादा डाउट है तो अरुण सर की क्लास लेकर देखो, फिजिक्स में मजा आ जाएगा। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को आप कहते हैं रो एल बाई ए। दिस रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टिविटी। पर यूनिट लेंथ पर कितना रेसिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अगर रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्स्टिकल पॉजेस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द मोशन, ठीक है, या ऑब्स्टिकल्स पॉजेस बाय द बॉडी इन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अरे भैया रुकावट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, है कि नहीं है? तो जितनी ज्यादा रुकावट होगी फ्लो उतना स्लो हो जाएगा, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस कैसी होगी, कम होगी। और रेजिस्टेंस अगर कम है तो कंडक्टेंस कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो मैं कहूं कि 1/r जो होता है उसी को हम जी कहते हैं, कैपिटल जी। और कैपिटल जी क्या होता है हमारे लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हुई बात समझ आई? बिल्कुल समझ में, बहुत ही बढ़िया। अब देखो 1/r की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस है। भाई एक बात मुझे बताओ, रेजिस्टेंस को मेजर किस में करते हो यार? ओम, ओम में मेजर करते हैं ना? हाँ ओम में ही तो करते हैं। अरे बच्चों, अब ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे उल्टा मटका, यही होता है ना बेटा ओम का रिप्रेजेंटेशन। अब तो मुझे 1/r लिखना है तो मैं क्या लिखूं, ओम को उल्टा MHO, मूव, ऐसे भी लिख सकता हूं। या फिर इस मटके पे -1 की पावर लगा सकता हूं, ओम इनवर्स जिसको आप कहते हैं। या फिर इसको साइमन भी तो पढ़ सकता हूं, कैपिटल S जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइमन किसका यूनिट है, साइमन किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का यूनिट है, 1/r जिसको आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट। कंडक्टेंस आपने पढ़ा 1/r, ठीक है। एक टर्म आती है जिसको हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से बेटा, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और मोलर कंडक्टेंस में रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल लैम्डा और उसके नीचे m। यार मोलर क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ जरा, क्या रिप्रेजेंट करता है मोलर? मोलारिटी, है ना? क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मोलारिटी पे जो कंडक्टेंस है उसे मोलर कंडक्टेंस कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे जो कंडक्टेंस है वो हमारे लिए क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, लैम्डा एम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लैम्डा एम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कप्पा इंटू 1000/c। अरे भैया घबराना नहीं है कि कप्पा क्या हो गया, कप्पा कटप्पा नहीं है भाई, कप्पा है, क्या है, कप्पा, स्टाइलिश के, KAPPA, कप्पा पढ़ते हैं। अरे कटप्पा याद रख लो यार, फिर कहोगे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब किसी लिए भी मारा हो, हमें तो फिजिक्स का केमिस्ट्री का पेपर देना है। तो के है कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से आप कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, बात आई समझ में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। आप समझो ध्यान से। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। और मेरा अगर किसी को नहीं पता कि कॉन्सेंट्रेशन से क्या मीनिंग है तो सॉल्यूशन वाला लेक्चर देखो यार। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहला पार्ट तो कॉन्सेंट्रेशन का ही पढ़ा था हमने, कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हाउ मच इज अवेलेबल ओवर हाउ मच। जो बच्चे देखकर आ रहे हैं उन्हें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। और एक बात ध्यान रखना है, क्या,
जब कभी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो केमिस्ट्री के अंदर, जब तक तुम्हें स्पेसिफाई ना किया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन इन दिस टर्म, तब तक के लिए क्या एज्यूम करके चलो यार, क्या एज्यूम करके चलो, मोलारिटी। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है हमारे लिए फिलहाल, मोलारिटी। अरे भैया जब वैसे कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारी टर्म्स हैं, बट जब तक तुम्हें वो स्पेसिफाई ना कर दे कि कॉन्सेंट्रेशन माने मोलालिटी ले लो, नॉर्मलिटी ले लो, मोल फ्रैक्शन में निकाल दो, मास बाय मास परसेंटेज में निकाल दो, जब तक वो तुमसे ये ना कह दे कि एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है, तब तक आप उसको मोलारिटी मान के चलिए। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोलारिटी है। यहां तक कोई दिक्कत हमारी बिल्कुल नहीं। चलिए, तो लैम्डा एम कैसे कैलकुलेट होता है, कप्पा इंटू 1000/c। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक टर्म आती है लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये क्या है भाई, इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितनी कंडक्टेंस है दैट इज नोन एज लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब पूछोगे कि लैम्डा एम और लैम्डा एम इनफाइनाइट में क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन दे देता हूं यार, घबराना क्यों है जब तक मेरे साथ हो भाई। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये वैल्यू क्या देती है आपको, अल्फा देती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो आप देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पता करके, कंडक्टेंस पता लग जाए मोलारिटी पर, स्पेसिफिक मोलारिटी पे, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता लग जाए, उन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा, अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक, एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, और पूछा है बोर्ड ने बहुत बार इस पर सवाल कि लैम्डा एम दे दिया, लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट करवाया और पूछा अल्फा बता दो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना होगा, तो बिल्कुल बता सकते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट निकल जाएगा। अब पूछोगे कि लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं, काहे घबराते हो, आओ निकालते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट। देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दो तरह के, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दो तरह के। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, ये थ्योरी मैं बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए बता रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अभी कंफ्यूजन है ना कि स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होते हैं। अरे भाई, स्ट्रॉन्ग वही है जिनका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% हो। डिसोसिएशन कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 100% या नियर टू 100%। हाँ, और वीक क्या होता है, लेस देन 100% या लेस देन 50% डिसोसिएशन हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो हमारे पास 100% डिसोसिएशन कर रहा हो, और 50% डिसोसिएशन से कम है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक थ्योरी है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए इंटू रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन लिख लो, इस इक्वेशन का नाम है दादा डी बाय हकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, डी बाय हकल इक्वेशन या डी बाय हकल थ्योरी। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, ये जो डी बाय हकल थ्योरी है, ये डी बाय हकल थ्योरी क्या कहती है आपको, कहती है कि ये इक्वेशन दी मैंने, y बराबर एम एक्स प्लस सी पर जाओ, y बराबर एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, एक ग्राफ ड्रॉ कर लो। क्या ग्राफ ड्रॉ करोगे कि y एक्सिस पे रख दो लैम्डा एम और इधर रख दो रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन x एक्सिस पे। तो एक इस तरीके का नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ आता है जिसका स्लोप कितना है, -a। कितना स्लोप है भाई, -a। स्लोप कैसा है भाई, -a। ठीक है, स्लोप कितना है, -a। और इसी ग्राफ को अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें पीछे की तरफ ऐसे, तो ये y एक्सिस को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कट करेगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है,
दैट वैल्यू इज कॉल्ड लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ, देखो प्रैक्टिकल एनालिसिस सुनो इसका। अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री लैब में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस पे तुमने अलग अलग कंडक्टेंस निकाल लिया। अब तुम एक काम कर सकते हो, आपने 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कंडक्टेंस निकाली है, तो रूट कॉन्सेंट्रेशन यहां रखा, मोलर कंडक्टेंस यहां रखी, एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ का स्लोप आया नेगेटिव स्ट्रेट लाइन -a। क्या कर सकते हो यहां पर, इस लाइन को पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो, तो वाई एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा, दैट वैल्यू इज योर लैम्डा एम इनफाइनाइट। दैट वैल्यू इज योर लैम्डा एम इनफाइनाइट। क्या है वो वैल्यू, लैम्डा एम इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बट ध्यान रखिएगा बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, वीक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और क्यों एप्लीकेबल नहीं है वो 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे ना, किसके बीच, लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ग्राफ ऐसे था, वीक के लिए ग्राफ पता है क्या होता है, ऐसे आ जाता है। सो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ऊपर वाला जो था वो किसके लिए था, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसके लिए तो स्ट्रेट लाइन है, तो आप वाई एक्सिस पे पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करके कट कर सकते हो वैल्यू को। वीक वाले में कहां जाओगे यार, ये तो पैरेलल निकलता जाएगा ना वाई एक्सिस के, मतलब ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करने वाला। तो क्या तुम डीवा हैकल थ्योरी से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब हमारे पास एक नई थ्योरी आनी चाहिए, बोलो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, अरे हाँ या ना, जोर से बोलो, अरे जय माता दी नहीं भाई, की थ्योरी आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक इक्वेशन आती है, एक लॉ आता है जिसको हम कोलरॉश लॉ कहते हैं, कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ स्पेसिफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आया है, किसके लिए आया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है। क्या कहता है कोलरॉश लॉ, कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, समझेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी और डिसोसिएट होकर ए प्लस और बी माइनस देता हो, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ए प्लस और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी माइनस। समझे या नहीं समझे, नहीं समझे ना, मैं बताता हूं। अभी यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कोई भी सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन, आयन से मिलकर बना है, कटायन अनायन होंगे उसके अंदर, होंगे या नहीं होंगे, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, कटायन अनायन होंगे। और कटायन अनायन अगर होंगे तो सीधी बात है, मत निकालो यार सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट वो कंडक्टेंस, मत निकालो अपने इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस। क्या करो, कटायन अनायन का अलग अलग पता करो, दोनों को ऐड कर दो, तो किसकी वैल्यू आनी चाहिए, सॉल्यूशन की आनी चाहिए। ये बात किसने कही थी, कोलरॉश चाचा ने कही थी। किसने कही थी, कोलरॉश चाचा ने कही थी ये बात। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, बिल्कुल। अब समझो इसका एक एप्लीकेशन बहुत जल्दी से, एसिटिक एसिड CH3COOH का आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, गिवन क्या क्या है आपके लिए, एग्जांपल दे रहा हूं ये मैं, है ना। गिवन क्या है कि आपके पास एक HCl दिया हुआ है, कि HCl की मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, जो भी वैल्यू देंगे। उसके बाद आपको एक सोडियम एसिटेट दिया हुआ है CH3COONA, सोडियम एसिटेट, उसकी वैल्यू अपनी है। और एक आपको दिया हुआ है NaCl, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl, 3 वैल्यू दी हुई है ना। अरे भाई इसकी वैल्यू देंगे ना, वो x y z कुछ भी दें, x दें y दें z दें,
आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे। तो वैल्यूज दी होंगी, और वैल्यूज के लिए साथ में जो यूनिट होगा वो क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वो तुमसे कहता है मैंने तुम्हें 3 डेटा दिए हैं यार, इन 3 में से जरा एसिटिक एसिड का कंडक्टिविटी निकाल कर दिखाओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। कैसे निकालोगे, बहुत पूछा है सीबीएसई ने ये सवाल। कैसे निकालोगे, निकालोगे तुम ऐसे। एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो यार एसिटेट आयन में होगा और H प्लस आयन में होगा। और एसिटेट आयन कहां से आ सकता है, यहां से। और H प्लस कहां से आ सकता है, यहां से। एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो और इसकी वैल्यू को माइनस कर दो। देखो कैसे, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH बराबर किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एसिटेट आयन और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस आयन, इसके बराबर होना चाहिए। एसिटेट आयन कहां से आ रहा है, सोडियम एसिटेट से आ रहा है। तो तुम एक काम करो, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ सोडियम एसिटेट लिखो सबसे पहले, सोडियम एसिटेट। साथ में कौन जोड़ो, H प्लस कहां से आएगा, HCl से आएगा। जोड़ो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl। और एक बात मुझे बताओ, जब तुमने ये तो वैल्यूज जोड़ी हैं आपस में, यार कौन कौन से आयन एक्स्ट्रा आ गए हैं। एक तो सोडियम एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे और क्लोरीन एक्स्ट्रा दिख रहा है, माइनस कर दूं वैल्यू को, दिया तो है NaCl, तो माइनस ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। अब बताओ मुझे क्या क्या बचेगा, खाली वही बचेगा जो मुझे चाहिए था। यानी कि इन वैल्यूज के हिसाब से सोडियम एसिटेट लिखा था हमने y और HCl लिखा था हमने x, और माइनस कर दिया हमने z को। जो भी वैल्यू आएगी इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपकी कंडक्टिविटी आ जाएगी एसिटिक एसिड की, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आया या नहीं समझ में, बताओ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। है ना आसान, सबसे आसान टॉपिक है कि नहीं है, बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फन यार, जितने आसानी से पढ़ोगे उतने आसानी से समझ आएगा। सुनो, इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देंगे, और जवाब देने वाले को मिलेगी एक चॉकलेट। क्या मिलेगी, चॉकलेट। अरे भाई ऑनलाइन पार्सल करा देंगे, काहे परेशान हो। क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट अगर वाटर का निकाला जाए तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए अभी हम स्पेस छोड़ते हैं, लेक्चर को फिनिश करते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक तुम सॉल्व करके देखो कितना तुम्हारा आंसर आता है, फिर मुझे बताना। और इस सब के बाद एक टॉपिक आता है बेटा, बैटरीज। देखो बैटरीज में एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 तरह के सेल्स आपको, 3 तरह के बेसिकली अब पढ़ने को मिल रहे हैं। पहला होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरीज। और प्राइमरी बैटरीज वो होते हैं जो सिंगल चार्जेबल सेल है, सिंगल यूज, एक बार यूज किया खत्म हुआ, आप रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी कौन सी होती है, वो बैटरी जो आप रिचार्ज कर सकते हो, जैसे तुम्हारे इन्वर्टर की बैटरी यार। लेड स्टोरेज सेल बड़ा फेमस है, सीबीएसई ने बहुत पूछा है। और क्या पूछा है वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेड स्टोरेज सेल। और तीसरे बड़े फेमस हैं, तीसरे क्या फेमस हैं, फेमस हैं फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। ठीक है सर, और फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बड़ा पूछा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन द एनवायरमेंट सेवियर अप्रोचेस, तो फ्यूल सेल बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको। लेड स्टोरेज सेल में आपको क्या पढ़ना है, रिएक्शंस ओनली। क्या पढ़ना है, रिएक्शंस ओनली। कहां दिए, एनसीईआरटी में, रिएक्शंस ओनली। प्राइमरी सेल बहुत कम पूछा गया है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप स्किप कर दीजिए, नहीं आएगा यार, 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, प्राइमरी सेल नहीं आएगा। सेकेंडरी में लेड स्टोरेज और फ्यूल सेल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जरूर पढ़िएगा। लेड स्टोरेज सेल जो कि रिचार्जेबल सेल है, मल्टीपल यूज हो सकते हैं, इनकी रिएक्शंस पूछी गई है। और फ्यूल सेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में पूछा गया है कि 2 एडवांटेज बता दीजिए, क्या एडवांटेज है फ्यूल सेल को यूज करने के। तो बहुत सारे एडवांटेज एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो रट्टा मारिए 2 पॉइंट्स का और लिख कर आइए।
चलो सर वापस चलते हैं जरा वाटर के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर। आपको मैंने टास्क दिया था ना निकालने के लिए। देखो अगर आपको इन लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ OH माइनस। आपको क्या लिखना है, वाटर का H प्लस का आपको वैल्यू कहीं से मिल जाए और OH माइनस का वैल्यू कहीं से मिल जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ जरा जल्दी से कि H प्लस कहाँ से मिलेगा। HCl को ले लें, ले लेते हैं। OH माइनस की वैल्यू कौन दे सकता है, NaOH को दे दें। बिल्कुल, चलो बहुत ही बढ़िया, NaOH ले लो। कौन कौन एक्स्ट्रा आया, कौन कौन एक्स्ट्रा आया भाई। क्लोरीन एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, सोडियम एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो क्या करूं NaCl और एक ले लेता हूं और उसकी वैल्यू को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaOH और माइनस कर देंगे क्या, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl को। ठीक है, अभी अगर डाउट में हो ना तो देखो यार हमारे पास प्रूफ मिलेंगे तुम्हें। HCl को कैसे लिख सकते हैं, H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में, H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। NaOH को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। और NaCl को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम आयन Na प्लस और प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस आयन। जरा मुझे एक बात बताओ, प्लस का क्लोराइड माइनस और प्लस, माइनस का क्लोराइड कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल। और प्लस का सोडियम और माइनस का सोडियम कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर कैंसिल कर दिया, अगर मैंने ये कैंसिल कर दिया तो क्या बचा भाई, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ H प्लस प्लस क्या बचा इधर, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ OH माइनस। कि किसकी वैल्यू दे रहा है मुझे, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वाटर की वैल्यू दे रहा है। 2 नंबर का सवाल CBSE का पूछा हुआ। डिटरमाइन अ वे या सजेस्ट अ मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वाटर। और मेथड आपके सामने है कि HCl ले लीजिए, NaOH ले लीजिए और NaCl ले लीजिए और कर दीजिए माइनस और प्लस। ले तलवार जोड़ घटा गुणा भाग, फर्स्ट क्लास एकदम करके खत्म करते हैं। ओके, सो बैटरीज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल, बस इतना आपने पढ़ना है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो बस हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखकर बता दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।